गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माल विक्रय अधिनियम 1930 के अधीन आज हम बात करेंगे सेक्शन 26 के बारे में। रिस्क प्राइमा फेसिया पासेज विद प्रॉपर्टी की जो संपत्ति है, माल है, उसके साथ ही उसका रिस्क भी क्या हो जाएगा, अंतरित हो जाएगा। सेक्शन 26 के बारे में हम बात करेंगे कि जोखिम का संक्रमण, ट्रांसफ़र ऑफ जो हेडेक है उसकी, जो माल का क्षतिग्रस्त होगा या माल नष्ट होगा तो किसकी जिम्मेवारी होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या इसकी युक्ति आती है? जोखिम प्रथम दृष्टया संपत्ति के साथ संक्रांत होती है या अंतरित होती है। जैसे ही माल ट्रांसफ़र होगा उसके साथ ही उसकी जोखिम भी ट्रांसफ़र होती है, तो इसके कहते हैं जोखिम का संक्रमण सेक्शन 26 के अंतर्गत। सेक्शन 26 में बताया गया है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, एक सामान्य बात करेंगे कि क्या होता है जोखिम का संक्रमण या ट्रांसफ़र। जब आप क्या कर रहे हैं, माल के विक्रय की संविदा हो रही है, संविदा कर ली अपन ने विक्रय की, अब माल क्या हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है या नष्ट हो गया है या माल में किसी भी प्रकार की कोई भी खराबी हो चुकी है। तो क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि विक्रय की संविदा हो गई है तो अब माल क्षतिग्रस्त हो रहा है या नष्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हानि होगी माल की वो कौन सहन करेगा, क्रेता करेगा या विक्रेता करेगा। दो ही बंदे होते हैं विक्रय की संविदा के दिन, क्रेता या विक्रेता। तो अब यदि माल कब हो गया, विक्रय की संविदा के बाद यदि माल क्या हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, नष्ट हो गया है, तो माल की हानि कौन सहन करेगा, यह क्वेश्चन अराइज हो रहा है। तो सामान्य नियम की यदि हम बात करें तो हमेशा हम क्या पढ़ते आते हैं, जो किसी माल का स्वामी होता है वही क्या करता है, माल की हानि वहन करता है। तो इसमें भी ये जनरल रूल है यह कि माल क्षतिग्रस्त हो गया है या नष्ट हो गया है तो उस समय जो उसका स्वामी है माल का, वही माल की हानि वहन करेगा। ठीक है। अभी हो गया कि संविदा के कारण माल का स्वामित्व, क्या हम संविदा कर रहे हैं, माल के विक्रय की संविदा कर ली, तो संविदा का मेन अपन पढ़ते हैं डिलीवरी, परिधान। परिधान का मीनिंग क्या होता है कि आपने क्या कर दिया, कब्जा, उसका स्वामित्व का अंतरण कर दिया गया है। तो अब क्या हो रहा है, यदि संविदा के कारण यदि माल का स्वामित्व किसको हो गया है, क्रेता को अंतरित हो गया है और तत्पश्चात माल क्या हो गया, क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गया है, तो भाई स्वामी कौन है, क्रेता है। तो हानि और उसकी क्षति की हानि को, क्षतिग्रस्त या नष्ट होने की हानि कौन सहन करेगा, क्रेता को ही सहन करनी पड़ेगी, चाहे माल का डिलीवरी की गई हो या न की गई हो। लेकिन क्या हो गया है, स्वामित्व का अंतरण हो गया है। मैं कोई भी हूँ, माल खरीदने जा रही हूँ, मैं क्या हूँ, क्रेता हूँ, और जो दूसरा बंदा है वह विक्रेता है। मैंने माल को खरीद लिया है और स्वामित्व क्या हो गया, मेरे पास अंतरण हो गया है। अब उस माल में कोई भी क्या हो रही है, हानि हो रही है, क्षतिग्रस्त हो रहा है माल या नष्ट हो रहा है, तो उसकी हानि मैं ही सहन करूँगी, चाहे वो उसको डिलीवरी दी गई हो या न दी गई हो, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन माल के स्वामित्व का जो अंतरण है क्रेता को हुआ नहीं है और विक्रेता के पास ये भी माल है, तो उसकी क्षति कौन उठाएगा, नष्ट होने की हानि कौन उठाएगा, विक्रेता को उठानी ही पड़ेगी। तो सामान्य बात क्या होगी, जो माल का स्वामी है, क्या है, जो माल का स्वामी है वही उसकी हानि को सहन करेगा जो उसकी क्षति या नष्ट होने से हुई है। विक्रय की संविदा हो गई, स्वामित्व का अंतरण हो गया, चाहे माल का परिधान हुआ या न हुआ हो, क्रेता ही उसको सहन करेगा। लेकिन यदि स्वामित्व का अंतरण संक्रमण क्रेता को नहीं हुआ है और विक्रेता के पास माल है, तो अभी स्वामी कौन है, विक्रेता है, तो माल क्षतिग्रस्त या नष्ट होने की हानि विक्रेता को उठानी पड़ेगी। तो सेक्शन 26 क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं अभी, कि जब तक कि अन्यथा करारित न हो, यानी कि कोई अलग से ऐसी व्यवस्था न कर रखी हो कि सामान्य नियम के अलग से रूप में, कि सामान्य नियम तो ये कहता है, लेकिन यदि पक्षकारों ने यदि कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, कोई एग्रीमेंट कर लिया है, उसकी बात भी हम आगे करेंगे। तो वो बात बता रहा है कि जब तक कि अन्यथा करारित न हो माल, तब तक विक्रेता की जोखिम पर रहता है, जब तक कि उसमें की संपत्ति क्रेता को अंतरित नहीं हो जाती। यानी विक्रेता के तब तक रहेगा जब तक कि क्रेता को अंतरित नहीं हो जाती, किंतु जब उसमें की संपत्ति क्रेता को अंतरित हो जाती है, तब चाहे परिधान किया गया हो या नहीं, माल क्रेता की जोखिम पर ही रहता है, कि चाहे डिलीवरी उसको दी या नहीं दी हो, लेकिन अब जो स्वामित्व उसी के पास है तो माल क्रेता की जोखिम पर ही रहता है।
परंतु जहाँ की परिधान क्रेता या विक्रेता कसूर से विलंबित हो गया, कसूर यानी कि डिफॉल्ट, दोनों में से किसी के भी दोष या व्यक्तिक्रम के कारण हो गया है, तो वहाँ माल ऐसे किसी हानि के बाबत जो कसूर के अभाव में न हुई होती उस पक्षकार के जोखिम पर रहता है जिसका कसूर हो। परंतु यह भी कि इस धारा की कोई बात क्रेता या विक्रेता के उन कर्तव्य दायित्वों पर प्रभाव न डालेगी जो दूसरे पक्षकार के माल के उपनिहिति के नाते उसके हैं। तो क्या हो गया, अब मैं सारी बातों को समझा रही। पहला जो है अपने देख लिया कि जब तक कि अन्यथा करारित न हो। तो हम बात करें कि सामान्य नियम तो क्या कहता है कि जो भी स्वामी है उसी को माल की हानि उठानी पड़ेगी, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है या मान ली कि सामान्य नियम के अपवाद है जिसमें माल नष्ट होने या क्षतिग्रस्त होने की यानी माल के स्वामी से भिन्न व्यक्ति भी उठा सकता है। सामान्य नियम क्या हो गया, माल का स्वामी वही उठाएगा, लेकिन सामान्य नियम के क्या पढ़ेंगे, अब अपवाद पढ़ेंगे। सबसे पहली बात जो यहाँ पर जो वर्ड आया था, जब तक कि अन्यथा कारित न हो, तो पहला क्या पढ़ेंगे हम, प्रतिकूल करार। प्रतिकूल करार का मीनिंग यह है कि यदि जो माल के दोनों पक्षकार हैं, दोनों पार्टी क्रेता और विक्रेता, उन्होंने ये एग्रीमेंट कर लिया है, जैसे माल की विक्रय की संविदा हो गई तो विक्रेता क्या कर देगा, क्रेता को स्वामित्व का अंतरण कर देगा। तो अब क्रेता क्या आ गया, माल का स्वामी हो गया। यदि क्षति होती है या कोई भी नष्ट होता है तो हानि कौन वहन करेगा, क्रेता वहन करेगा। लेकिन इन दोनों ने क्या कर लिया है, क्रेता और विक्रेता ने, दोनों पक्षकारों ने एग्रीमेंट कर लिया है कि चाहे विक्रेता माल का परिधान मतलब डिलीवरी क्रेता भले स्वामित्व तो बन गया, लेकिन यदि कोई माल को क्षतिग्रस्त हो गया, नष्ट होगा, तो उसकी हानि क्या करूँगा, विक्रेता कहता है मैं ही सहन करूँगा। तो क्या हो गया, सामान्य नियम को अपवाद हो गया। सामान्य नियम में तो स्वामी करता है, लेकिन इसमें स्वामित्व क्या है, क्रेता है, स्वामित्व का अंतरण हो चुका है, लेकिन एग्रीमेंट ये उन्होंने कर चुका है कि विक्रेता क्या कह रहा है कि अंतरण हो गया, लेकिन फिर भी यदि कुछ भी क्षतिग्रस्त या नष्ट होता है माल का तो हानि मैं सहन करूँगा। तो ये बात क्या हो गई, सामान्य नियम के अपवाद में, यानी कि उन्होंने प्रतिकूल करार कर लिया है। या यह हो जाए कि क्रेता और विक्रेता ने क्या, क्रेता को स्वामित्व का अंतरण नहीं भी हुआ है, विक्रय की संविदा होगी, स्वामित्व का अंतरण नहीं हुआ है, और क्रेता ये कहते चाहे मुझका स्वामित्व का अंतरण नहीं हुआ फिर भी मैं क्या करूँगा, यदि माल क्षतिग्रस्त होता है, नष्ट होता है, तो उसकी हानि को मैं सहन करूँगा। तो उन्होंने क्या कर लिया, एक प्रतिकूल करार कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, माल के स्वामी से भिन्न व्यक्ति भी क्या कर सकता है, उसकी क्षतिग्रस्त हानि को सहन कर सकता है। और कुछ कुछ मामले ऐसे होते हैं इसके अंतर्गत व्यवहार की प्रथाओं के अनुसार कि जिसके अंतर्गत चाहे आपने स्वामित्व अंतरण किया हो या न हो किया हो, यदि माल उस व्यवहार के अंतर्गत जाता है तो वह उस स्वामी के ही क्या रहता है, उस स्वामी के प्राधिकार में माना जाता है और वही उसकी हानि सहन करता है। हम बात करें बेविलगंटन बनाम दिल्ली के मामले के अंतर्गत, इसमें क्या था, माल विक्रेता को अनुमोदनार्थ भेजा गया था। माल के व्यापार में ही यह प्रथा थी कि जिस व्यक्ति को माल अनुमोदनार्थ भेजते हैं तो माल की जो जोखिम होती है उसी को उठाना पड़ता है। अब माल परिधान की तिथि से उसी के जोखिम पर माना जाता है। अनुमोदन प्रदान करने के समय की समाप्ति से पहले क्या हो गया, माल चोरी हो गया तो ये हानि किसको उठानी पड़ेगी, क्रेता को हानि उठानी पड़ेगी, यद्यपि कि उसके माल का स्वामित्व से अंतरण नहीं हुआ था। तो ये व्यापार की प्रथा के अनुरूप भी ऐसा कभी हो सकता है। तो ये क्या बात हो गई कि सामान्य नियम क्या हो गया कि जो कि संपत्ति के साथ ट्रांसफर होती है, नष्ट होने के समय जो माल का स्वामी होता है, माल की हानि उसे ही उठानी पड़ती है। परंतु पक्षकारों के मध्य इसके विपरीत करार होने पर यह सामान्य नियम लागू नहीं होगा। पक्षकारों मध्य करार क्या है कि माल का स्वामित्व क्रेता को अंतरित तो नहीं हुआ, परंतु माल क्रेता की जोखिम पर होगा और माल नष्ट होने पर माल की हानि क्रेता को सहन करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में माल नष्ट होने पर माल की हानि क्रेता सहन करेगा, यद्यपि कि माल का स्वामित्व से अंतरित नहीं हुआ। इसी प्रकार पक्षकारों के मध्य करार क्या हो गया कि स्वामित्व अंतरित होने के उपरांत माल विक्रेता की जोखिम पर रहेगा तो उसमें वह हानि सहन करेगा। तो इस सामान्य नियम का क्या होगा, एक अपवाद। दूसरी हम बात करें माल के परिधान में विलंब, जो हमने पढ़ा था सेक्शन के अंतर्गत जो बात आई थी, परंतु के अंतर्गत कि परिधान क्रेता या विक्रेता के कसूर पर विलंबित हो गया, तो उसको हम डिफाइन कर रहे हैं अब कि माल के परिधान में विलंब। अब दोनों चाहे बायर है चाहे सेलर है, इन दोनों में से दोनों के किसी भी जिन दोनों के चूक के कारण या डिफॉल्ट के कारण यदि माल क्षतिग्रस्त या माल को हानि हुई है या ऐसे परिधान में विलंब यदि हुआ है
माल के प्रदान में यदि विलंब हुआ है तो माल को ऐसी हानि जो ऐसे कसूर के अभाव में न हुई होती वह पक्षकार सहन करेगा जिसका कि डिफ़ॉल्ट है, यानी कि बायर और सेलर दोनों के कारण जिसने डिफ़ॉल्ट हुई है किसके में, माल के डिलीवरी देने में, जिसके कारण यदि कमी हुई है या जिसके कारण लेट हुई है तो वो क्या करेगा, पक्षकार उसकी हानि को सहन करेगा। क्या कह रहा है यहाँ कि यदि क्रेता या विक्रेता चाहे बायर हो चाहे सेलर हो के कसूर के कारण माल के परिधान में विलंब हुआ है, डिलीवरी में विलंब हुआ है, तो ऐसी हानि यदि ऐसा डिलीवरी में या ऐसा यदि कार्य नहीं होता तो उस पक्षकार को सहन करनी पड़ेगी जिसका कि वह डिफ़ॉल्ट है। इस प्रकार यदि किसी पक्षकार के क्रेता या विक्रेता कसूर कारण माल के परिधान में विलंब हुआ है और इस विलंब के कारण माल को क्षति या हानि पहुंची है तो माल की हानि उस पक्षकार को उठानी पड़ेगी जिसके कारण क्या हुआ, यह कार्य हुआ है। चाहे माल का स्वामित्व उसे प्राप्त हो या न हो, इसमें कोई मैटर नहीं रखता है। मैटर क्या रख रहा है कि माल के परिधान में डिलीवरी करने में किसका डिफ़ॉल्ट हुआ है, क्रेता का या विक्रेता का। जिसके डिफ़ॉल्ट के कारण यह कार्य हुआ है वही उसकी हानि या क्षति को सहन करेगा। हम बात करें डेबी हैमिल्टन एंड कंपनी बनाम वार्डन का वाद है। इसके अंतर्गत क्रेता और विक्रेता के मध्य सेब के रस के विक्रय की सुविधा हुई। विक्रेता को कुल 30 टन सेब का रस क्रेता को देना था। माल एक समय पर नहीं लेकिन किस्तों में देना था। विक्रेता ने क्या किया, 30 टन सेब का रस एक ही समय पर निकालकर पीपों में भर लिया। क्रेता ने माल की कुछ किस्त लेने के बाद शेष माल का परिधान रोकने का आदेश दिया और बाद में कुछ माल लिया और फिर लेना बंद कर दिया। अब माल जब निकाला हुआ है 30 टन सेब का रस और नहीं ले रहा है तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है विक्रेता को। विक्रेता ऑर्डर की प्रतीक्षा करता रहा और माल सड़कर खराब हो गया तो न्यायालय ने निर्णय दिया क्रेता कसूर के कारण माल के परिधान में विलंब हुआ है और माल सड़ गया, इसके कारण क्रेता को हानि उठानी पड़ेगी। तो ये हानि कौन सहन करेगा, यह हानि क्रेता को उठानी पड़ेगी क्योंकि ये उसकी डिफ़ॉल्ट के कारण हुआ। हम क्या बात करेंगे, डिलीवरी में जिसके कारण विलंब होता है, यदि ऐसा डिफ़ॉल्ट या कार्य नहीं होता है एक्ट या ओमिशन तो यह माल भी क्षतिग्रस्त या नष्ट नहीं होता। तो जिसके कारण हुआ है वही उसकी हानि को उठाएगा। क्लियर। तो फर्स्ट में क्या हो गया, प्रतिकूल करार है सामान्य व्यक्ति से अलग तब। दूसरा माल के परिधान में विलंब और थर्ड कहता है उपनीति के नाते कर्तव्य दायित्व। सामान्य नियम क्या होता है कि जो कि माल का स्वामी उठाता है, हो गया, समझ में आ गया अपने को। क्रेता या विक्रेता के कर्तव्य दायित्व को प्रभावित नहीं करता। तो दूसरे प्रकार के उपनीति का मीनिंग ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, किसी के माल की सुरक्षा कर रहे हो। कैसी, जैसे कि आप अपने माल का ध्यान रखते हो वैसे ही आप किसी दूसरे माल का ध्यान रखते हो तो उसे उपनीति कहते हैं। कि यदि माल का स्वामित्व क्रेता को अंतरित हो गया उसके बाद ही माल का कब्जा किसके पास है, मैं क्रेता हूँ और आप जो विक्रेता हो, तो माल का स्वामित्व का अंतरण हो गया लेकिन मैंने क्या किया, क्रेता मेरे को अंतरित हो गया, फिर भी माल का कब्जा भी किसके पास है, विक्रेता के पास ही है। तब विक्रेता क्या करेगा, माल के उपनीति की हैसियत में उसका कर्तव्य क्या हो जाता है कि माल के प्रति युक्त सावधानी बरतें और परिणाम युक्त रूप उसकी देख रेख करें। ये हम जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा है 151 में ये बताया गया है कि माल की देख रेख करना चाहिए। ऐसा न करने पर माल को जो क्षति होती है तो उसे क्षति की जो हानि है वो उसको सहन भी करना पड़ेगा। तो उसका दायित्व क्या हो गया, कैसे हो गया, यदि माल का कब्जा उसके पास पड़ा रहा है तो वो उपनीति की हैसियत से क्या करेगा, उसका ध्यान रखेगा जैसे कि सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति रखता है। तो क्रेता अंतरित हो गया, कब्जा विक्रेता के पास है, या स्वामित्व अंतरित होने के पूर्व माल का कब्जा क्रेता को प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में जिसके पास माल का कब्जा है उसे क्या चाहिए कि माल के प्रति वैसी सतर्कता बरते से मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति बरतता है, वो उसकी क्वालिटी और मूल्य का होता। अब यदि इसके अंदर 151 के अंतर्गत उपनीति के नाते अपने दायित्व को नहीं पूरा किया आपने तो वो अपनी चीज़ की हानि नाश या अच्छाई के लिए उत्तरदायी। यदि उसने 151 के वैसे ध्यान रखा है जैसे कि मामूली प्रज्ञावान वाला व्यक्ति उस माल के रखता तो वो 152 के अंतर्गत उसे उत्तरदायी नहीं माना जाएगा, नहीं तो वह हानि सहन करने के लिए उत्तरदायी होगा। तो ये 3 चीज़ें हो गई जो हमने क्लोज के अंतर्गत पढ़ेगी। पहली वाली ये बात आ गई डिलीवरी वाली। दूसरा कि माल के परिधान में विलंब, पहला प्रतिकूल करार, फिर माल के परिधान में विलंब, और ये बात जो उपनीति के नाते उसको दी गई है। तो सामान्य नियम के क्या हो गए, 3 अपवाद हो गए कि स्वामी के अलावा भी अन्य व्यक्ति भी क्या कर सकता है, स्वामी जो जोखिम है उससे भिन्न व्यक्ति को भी उठानी पड़ सकती है। तो ये हो गया अपने सेक्शन 26 पूरा कि रिस्क प्राइमा फेसिया विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अगली क्लास में बात करेंगे सेक्शन 27 के बारे में, लैटिन मैक्सिम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।